सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई शाला। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारा न्यू सब्जेक्ट जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वो हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं। कंफर्टेबल नहीं रहने का रीज़न ये है कि अगर हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहाँ पे बेसिकली हम सेमीकंडक्टर्स के साथ डील करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऑप एम्प हो गया, यही तीनों मेन हमारा डिवाइसेस होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपको पता नहीं होता है कि कौन सा डिवाइस किस तरीके से काम करता है, और अगर आपका नेटवर्क थ्योरी अच्छा नहीं है, दैट मीन्स आपका अगर नेटवर्क एनालिसिस अच्छा नहीं है, आपको अगर केसीएल अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता, आपको केवीएल अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता, आपको क्या ग्राउंड है कौन सा ग्राउंड नहीं है, अगर उसके साथ अच्छे से डील करना नहीं आता तो आपको पक्का ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको, जैसे कि मैं अगर अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ तो अभी मैं नेटवर्क थ्योरी भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको नेटवर्क थ्योरी नहीं आता है, फिर भी मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा कि आपको चीज़ों को समझ में आए, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगा नेटवर्क एनालिसिस का वो तो मैं आपको वैसे ही बता ही दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो चीज़ भी बताऊंगा बोर्ड में वो आपको लिखना है, जो मैं बोर्ड में लिखूंगा, और जो नहीं लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट ये आपका चॉइस रहेगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो भी इट्स ओके, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो भी इट्स फाइन, बट जो मैं बोलूँगा, जो मैं मार्क करके दूंगा कि आपको नोट करना ही है, तो वो आपको मस्ट नोट करना ही है, ओके। तो चलिए आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि हम लोग, मतलब मैं किस तरीके से डील करने वाला हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को। सो अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूँ तो बेसिकली मैं जब पढ़ाता हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं इसको 4 सेक्शन में ही डिवाइड करता हूँ, जिसमें से हमारा पहला सेक्शन हो गया, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 1 जो हमारा होगा वो होगा डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या होगा? डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा वो होगा ट्रांजिस्टर एंड इट्स फैमिली। क्या कहा मैंने? ट्रांजिस्टर एंड इट्स फैमिली। जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा वो होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशंस। एंड जो हमारा लास्ट एंड फाइनल चैप्टर होगा वो होगा हमारा ऑसिलेटर सर्किट एंड टाइमर, ठीक है, ऑसिलेटर एंड टाइमर, ठीक है। तो उसमें आपको एकदम वरी करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा आपको, मतलब एकदम बहुत ही कंफर्ट लेवल में आप रहेंगे, और मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। चाहे मैं कोई भी सब्जेक्ट को डील करूं, मैं एकदम बेसिक, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि मैं बिलो बेसिक स्टार्ट करूंगा पूरा, उसके बाद मैं बेसिक पे जाऊँगा और धीरे धीरे अपने स्पीड को पिकअप करते हुए मैं एकदम एडवांस लेवल तक भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो अभी तक मतलब गेट में भी पूछे नहीं गए, वैसे लेवल के भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वो आने वाले हैं, आने वाले टाइम पे वो पक्का वैसे क्वेश्चन अपेयर होंगे जो आज तक अपेयर नहीं हुए हैं, ओके। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं, अभी हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसका नाम है क्या? डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। सो राइट डाउन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा? डायोड एंड इट्स एप्लीकेशंस। डायोड एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर। अगर मैं डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करूं तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे हम लोग 5 सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें होगा आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। एक होगा हमारा जेनर डायोड, जहां पे हम लोग देखेंगे हाउ जेनर डायोड वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये हो गया हमारा जेनर डायोड। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो एप्लीकेशंस के अंडर में हमारा होगा क्लिपर सर्किट, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा ये डायोड चैप्टर में, क्लिपर सर्किट। दूसरा होगा हमारा क्लैम्पर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट। और तीसरा होगा हमारा रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहला चैप्टर है हमारा डायोड एंड एप्लीकेशन, इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, जेनर डायोड के बारे में, और जो एप्लीकेशन है, मतलब किस तरीके से हम लोग डायोड को यूज करके उसका क्या एप्लीकेशन को निकाल सकते हैं, उसके अंडर में आता है क्लिपर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट, रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स। ऐसे तो बहुत वास्ट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इतना है क्या अपने जिंदगी का, अपनी पूरा जिंदगी भी दे देते हो तो भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। बट हमको तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो चेक करना है, सो हम लोग इसी के पीछे कवर करेंगे क्लिपर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट, रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स, ओके।
तो इसको आप नोट कर लीजिए, जब आपके जो कॉपी है उसके फर्स्ट पेज में होना चाहिए, क्योंकि पहला चैप्टर है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे एक टॉपिक को लूँगा और स्टार्ट करूँगा किस तरीके से हम लोग को करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायोड एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए। अगर आपने पॉज नहीं किया तो उसको वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे बहुत ही अलग लेवल पे मैं इसको लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो, अगर मैं डायोड की बात करूँ तो डायोड से पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल में हम लोग सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्योंकि हम लोग पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो हमको तो इसका बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर एक्चुअली होता क्या है कि नहीं। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ, अगर कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल्स अगर हम डिवाइड करें कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 4 टाइप ऑफ मटेरियल को हम लोग ब्रॉडली कह सकते हैं इन जनरल वे, ठीक है। जिसमें से पहला होगा आपका क्या, कंडक्टर। तो मैं फर्स्ट लिखता हूं कंडक्टर। फर्स्ट लिखता हूं मैं कंडक्टर। सॉरी, इसका कैप गिर गया, मैं कैप ले लेता हूं। ओके, सो हमारा जो पहला हो गया वो हो गया हमारा क्या, कंडक्टर। अब कंडक्टर के बारे में आपको बेसिक बहुत अच्छा एक आइडिया होगा, ये तो स्कूल के बच्चे भी जानते हैं। कंडक्टर क्या होता है, वो मटेरियल जिसमें, या फिर वो एलिमेंट या फिर वो मटेरियल आप जो भी बोले, उसमें क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो कंडक्टिविटी कराता है। और ये कंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर इस कंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर T4 टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो पता है क्या होता है, जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स मोबिलिटी जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब मोबिलिटी क्या होता है, जब इस कंडक्टर के अक्रॉस जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो, तब जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको मोबिलिटी। दैट मीन्स कितना मोबाइल है इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो मोबिलिटी डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाता है, एंड एनर्जी आने के कारण क्या होता है, वो आपस में कोलाइड करने लगते हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर मोबिलिटी डिक्रीजेस। एंड इसके वजह से क्या होता है, आप कहते हो कि रेजिस्टिविटी दैट मीन्स इंक्रीज हो गया। रेजिस्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। और क्या बोलोगे आप, कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो पता है, इसी के लिए आप कहते हो जो कंडक्टर होता है ना, वो क्या होता है पता है, पीटीसी एलिमेंट्स। पीटीसी एलिमेंट्स, पीटीसी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट्स। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट, दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी क्या होगा आपका, देखो अब जब टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट्स। एकदम सिंपल है। मैंने इसलिए इसको कहा ताकि आप सेमीकंडक्टर के साथ रिलेट कर पाओ कि हम लोग सेमीकंडक्टर को एक्चुअल में क्यों यूज़ करते हैं। कुछ तो ज़रूरत होगा ना, तभी तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं। अदरवाइज क्या ज़रूरत है कि इतना वास्ट सिलेबस हम लोग एक सेमीकंडक्टर के ऊपर में कवर करें, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका कंडक्टर के बारे में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट है मेरे पास इंसुलेटर, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है हमको पता है इंसुलेटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस, एंड उनका फ्री मूवमेंट नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो या फिर आप जीरो ही बोल सकते हो इंसुलेटर में, ठीक है। एग्जाम्पल बैकलाइट जैसे कि एग्जाम्पल हो गया। तो अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट सुपर कंडक्टर के बारे में। तो सुपर कंडक्टर भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, मतलब जिसका कंडक्टिविटी आप बोल सकते हो इनफाइनाइट है, या फिर आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस जो जीरो प्रोवाइड करता है कि नहीं। तो अगर मैं सुपर कंडक्टर की बात करूँ तो वो रिसर्च का बहुत बड़ा एक बहुत ही वास्ट एरिया है और अभी भी उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग सुपर कंडक्टिविटी एक अच्छे लेवल पे, दैट मीन्स रूम टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे उसको अचीव कर लिया गया है, बट अगर हम लोग बोले कि रूम टेम्परेचर पे हमको अचीव करना है सुपर कंडक्टिविटी, देन जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है या फिर जो भी हम कंडक्टिविटी का जो भी हम लोग मोड यूज़ करते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझना होगा सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, जो हमारे गेट का सिलेबस नहीं है और नॉर्मल हमारे यूनिवर्सिटी सिलेबस भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो जा रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर्स। आप देखो अब आएगा इंटरेस्टिंग चीज जो हमारा टॉपिक का पार्ट है, सेमी। अभी हम लोग धीरे धीरे सिलेबस में एंट्री कर रहे हैं बस, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। अब हमारा जो मेन मोटो है वो इसी को समझना है, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर के बारे में मैंने बस बेसिक बताया ताकि आपको बस थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है।
अब सेमीकंडक्टर, अब देख सकते हो कि आपको जो नाम द नेम इटसेल्फ सेज ओके सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स क्या होगा, हाफ कंडक्टिविटी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो इसमें पता है क्या होता है, अंडर रूम टेम्परेचर और नॉर्मल मतलब कंडीशन पे ये एक प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत लीकेज करंट हो सकता है, दैट्स ओके, बट वो क्या करता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो वो क्या करता है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो हमको ये जानना है कि क्यों ऐसा हुआ है कि नहीं, हम लोग धीरे धीरे सब पूछ देंगे कि क्यों ऐसा हुआ आखिर में। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूँ तो मैं क्या बोला, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बोलोगे, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने ओम्स लॉ में ही पढ़ा, स्कूल में ही पढ़े हुए सब चीज़। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट्स, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करो तो रेजिस्टिविटी घट रहा है, इसलिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट कहा जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा अभी बेसिक। अभी मैं बस कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मटेरियल में अभी तक गया ही नहीं हूँ, मैं एटॉमिक लेवल पे या मतलब जो उसका सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल होता है उसमें मैं गया नहीं, मैं बस कंडक्टिविटी पे अभी आपको बेसिक बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर के बारे में। तो अगर मैं कंडक्टिविटी बोलूँ तो कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, उससे क्या होगा आपका, सेमीकंडक्टर का बड़ा होगा कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर एससी लिखा मैंने, एससी मतलब सेमीकंडक्टर, एंड उससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका कंडक्टर, ठीक है। तो ये देखो कंडक्टिविटी क्या हो गया, कंडक्टर का सबसे ज्यादा है, फिर सेमीकंडक्टर का है, फिर इंसुलेटर का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये होगा कंडक्टिविटी। तो अभी तक हमने जो ये 5 to 10 मिनट्स में हम लोग ने अभी तक जो भी बात किया है वो बेसिकली हम लोगों ने अभी कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को समझा है, या फिर इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में हमने बात किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे एक सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्ट करता है, हालांकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करता। तो ऐसा क्यों हुआ, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिर में ये कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इस तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अब देखो, अब मैं पूरा बोर्ड को धीरे धीरे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आपको याद हो आपने अपने 11-12 में स्कूल में भी या तो क्लास 10 में भी होता है, ठीक है, तो आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा, है कि नहीं, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप 14 होता है ना, 1 2 3 4 अप टू 18 होता है, जो ग्रुप 14 होता है, जो ग्रुप 14 होता है जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रुप 4 एलिमेंट्स, ग्रुप 4 एलिमेंट्स। देखो इसमें स्पेशल क्या है, अगर मैं बोलूँ ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में तो क्या क्या होता है, देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, एक होता है लीड, और एक आर्टिफिशियल एलिमेंट होता है फ्लेवोरियम, ठीक है, फ्लेवोरियम FLAVORIUM, इसको F भी लिखते हैं, नॉट श्योर, बट ये फ्लेवोरियम एक एलिमेंट होता है, हमारे पॉइंट वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब मैं अगर बोलूँ ये जो ग्रुप 14 जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये स्पेशल होते हैं। स्पेशली क्यों होते हैं, बिकॉज इसका जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ग्रुप 4 एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, ठीक है। इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है वो जनरली क्या होता है पता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब इसके पीछे बहुत सारा केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगा जिसके बारे में हमको नहीं जानना, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि केमिस्ट्री इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्सेप्शंस है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, एंड उसमें से किसी चीज़ को पिकअप किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। यही दोनों सेमीकंडक्टर हमारे पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, और आजकल बस सिलिकॉन ही ज़्यादा यूज़ करता है। जर्मेनियम भी अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह में तो नहीं रहते, IAS वगैरह में आ सकते हैं, बट गेट में तो सिलिकॉन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये सारे एलिमेंट्स में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारा क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यों, मतलब क्या स्पेशल है जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इसका जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको अभी स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा सिलिकॉन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे और एक बात मेंशन करना चाहता हूँ, जो सिलिकॉन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है आपका 2.8.4, ठीक है, और इसका होता है आपका 2.8.18.4। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 32 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, इसका हो गया 14, ठीक है।
तो मैं एक के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, सिलिकॉन के बारे में। सिमिलर एक्सप्लेनेशन भी होगा जर्मेनियम के बारे में, एंड अगर कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट भी करता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सिलिकॉन जो है, अगर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना है, ठीक है। ये देखो सिलिकॉन, ये देखो सिलिकॉन, 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 मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है टास्क, बट चलो कोई बात नहीं, हमको तो समझना अच्छे से, तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो ये देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बनाया, इसके में भी 4 इलेक्ट्रॉन बनाया, इसके में भी 4 इलेक्ट्रॉन बनाया, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन बनाया। तो इस तरीके से करके सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पता है कब वैलिड है? ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी है, हम लोग उसको वैलिड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखो आप, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मिलके बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके ये बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा तो ये भी बॉन्ड बनाएंगे, ये भी बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बॉन्ड बना रहे हैं? बिकॉज हमको पता है कि ये जो एटम है इसको स्टेबल स्टेट ऑब्टेन करने के लिए इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। ये केमिस्ट्री का बात है, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, 11-12 में तो पढ़ा ही हो गया, ठीक है। तो वो अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू स्टेबिलाइज इटसेल्फ बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट को फॉलो करता है ये, ठीक है। तो नॉर्मल जो कंडीशन होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस से आप 300 केल्विन बोलो, तो उसमें ये चीज़ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी तो होगा ही नहीं वैसे भी। तो इसीलिए आप कहते हो कि नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है, इसका जो बिहेवियर होता है जो सेमीकंडक्टर का, वो क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों? बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्लियर हो गया एकदम बात, एकदम सिंपल था। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं किसी तरीके से, किसी भी मोड से मैं इसको टेम्परेचर को इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। पता है जब मैं इसका टेम्परेचर को जब मैं इंक्रीज करूँगा तो जो कुछ बॉन्ड्स है ना वो क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा पता है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, वो जो उनका बॉन्ड था, जो उनको मजबूती से हेल्ड करके रखा था, सो वो क्या करेगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट नाउ, एंड दैट इज वाई दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव नाउ। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, तो जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। अब ये कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमने टेम्परेचर को जब हमने इंक्रीज कर दिया तो उसके बाद क्या हो गया, ये एज ए कंडक्टर ये बिहेव करने लग गया। क्लियर, एकदम सिंपल सा बात है। मैं बैंड थ्योरी में नहीं जा रहा, कंडक्शन वैलेंस बैंड इतना जाएंगे तो फिर हम लोग एनालॉग से मूव कर जाएंगे एडीसी में। इतना भी एक्चुअली मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप डायोड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन आपको जो बेसिक फंडामेंटल अगर आपको बोले कि बेटा डायोड को समझा दो तो वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने को एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एकदम मतलब ईडीसी में ही चले जाए हम लोग, वो नहीं करना अपने को, ठीक है। बैंड थ्योरी वगैरह हम लोग को नहीं जानना है अभी। मेरे को पढ़ाना है तो ठीक है, मेरे को पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर आपको बता के आपका भी टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब समझ में आया। बट देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, टेम्परेचर से जब हम लोग इंक्रीज करके इसका कंडक्टिविटी को कराते हैं तो बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं होता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, और थर्मल रनवे डैमेज होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज वो हीट को आप इतना अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये हम लोग इस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कि इसका कंडक्टिविटी लाने के लिए हम लोग इसका एनर्जी को दे के इसको टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से क्यों ये सेमीकंडक्टर मतलब नॉर्मल स्टेट पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और पता है ये जो सेमीकंडक्टर है ना, सिमिलरली मैं सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम भी ले सकता हूँ, ठीक है। बस मैं एक ही को लेकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सिलिकॉन हो गया आपका, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो सेमीकंडक्टर होता है इन इट्स प्योर फॉर्म, है कि नहीं, इन इट्स प्योर फॉर्म, दैट मीन्स हमने इसमें अभी कुछ भी डोपिंग या इम्प्योरिटी को ऐड नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर है इन इट्स प्योर फॉर्म इज नोन एज व्हाट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि हमको इसका कंडक्टिविटी को लाना है, बिकॉज ये क्या कर सकता है, कंडक्टिविटी अचीव कर सकता है, बट हमको टेम्परेचर के थ्रू से नहीं लाना है। तो कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना इसका कंडक्टिविटी को लाने के लिए। तो हमने एक दूसरा मेथड को एम्प्लॉय किया, उसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें इम्प्योरिटीज को ऐड किया बाय स्पेशल टेक्निक्स। दैट मीन्स मैंने क्या किया, कहीं से लाके इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हमने डाल दिया, है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ऑल्दो ये सब बॉन्डेड है, बट जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री है ना कंडक्ट करने के लिए, तो वो तो कंडक्ट करेगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक होल, दैट मीन्स एक स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ, है कि नहीं। सो दैट ये स्पेस पे क्या होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आएगा, है कि नहीं, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करेगा तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा।
फिर वहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से मूवमेंट होगा। मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है होल के साथ में, क्योंकि बहुत लोग होल के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, वरी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही समझना था, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग, देखो अभी इस सेमीकंडक्टर के साथ हम लोग डील करेंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। पूरा को मिटा देता हूँ, ओके चलो कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर लेंगे। फिगर सही हो तो फिर अच्छा लगता है ना। अब मैंने आपको क्या बोला कि इम्प्यूरिटीज़ को हमको इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो क्या इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे, क्या होता है इम्प्यूरिटीज, तुमको जानना पड़ेगा ना। तो मैं क्या बोला, देखो ये हो गया आपका ग्रुप 4 एलिमेंट, है कि नहीं। तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स भी होगा कुछ, तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स और ग्रुप 3 एलिमेंट्स ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ग्रुप 3 एलिमेंट्स। अगर मैं ग्रुप 3 एलिमेंट्स की बात करूं तो उसमें क्या होगा पता है आपका, बोरोन होगा, एल्यूमिनियम होगा, है कि नहीं। दैट मीन्स क्या, इसके आउटरमोस्ट सेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ग्रुप 3 एलिमेंट्स होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करूं, क्या बोला मैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ग्रुप 15 और ग्रुप 5 एलिमेंट्स, ठीक है। इतना नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होगा, देखो फॉस्फोरस होगा, सल्फर होगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ हमारे यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, बोरोन एलिमेंट, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब होते हैं। इसमें क्या होता है आपका, आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये इम्प्योरिटी की तरह काम करता है, ओके। तो मैं एक बार फिर से सिलिकॉन वाला स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो ये हमारा क्या था, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था, ठीक है। जहाँ पे क्या था आपका, 4 इलेक्ट्रॉन्स था। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, है कि नहीं। सब तरफ यहाँ पे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये तो फाइन है। मैं क्या बोल रहा कि मान लो ये सिलिकॉन में यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ग्रुप 15 एलिमेंट को इसमें पूरा भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो क्या हो जाएगा, एक फास्फोरस आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे फास्फोरस को ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ठीक है। ये क्या हो गया, फास्फोरस। अब फास्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 5 होगा। तो इसमें देखो ये जो फास्फोरस है ना, इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और एक यहाँ पे होगा तो ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। बट ये जो है, ये क्या है पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से तो बहुत सारे फास्फोरस को आप ऐड करोगे, ऐसा थोड़ी है कि एक फास्फोरस को ऐड करोगे, है कि नहीं। तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, एंड ये रेस्पॉन्सिबल होंगे इस बार कंडक्टिविटी के लिए। तो ये जो फास्फोरस है ना, इसको आप क्या बोलते हो पता है, डोनर एटम। क्या बोलते हैं आप इसको, डोनर एटम, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसलिए फास्फोरस को बोलोगे डोनर एटम। एंड ये जो सेमीकंडक्टर अब आपने बना दिया डोपिंग के बाद, दैट मीन्स इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद, उसको आप क्या बोलोगे पता है, उसको आप बोलोगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ठीक है। ये हो गया आपका एन टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये आपका बन गया, ओके। आपको क्लियर समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो होगा किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल कंडक्टिविटी के लिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आप जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा, उनको पता है कि एक पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी होता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या होता है। अभी आप देखो, अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जगह पे अगर मैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स को यहाँ पे करूँ, लेट्स से मैंने एल्यूमिनियम को चूज किया। यहाँ पे मैं क्या बोला, यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम को चूज किया, ठीक है। तो मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूँ ऊपर के लिए। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे इस मैंने एल्यूमिनियम को चूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में क्या होगा, अभी उसके जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें क्या होगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, दैट मीन्स वो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो देखो
ये तो बॉन्ड बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, बट ये कैसे बॉन्ड बनेगा, ये तो नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, बस इसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, होल बोलते हैं। बहुत लोग होल को एक पॉजिटिव पार्टिकल के साथ में मतलब मिक्सअप कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर रखना है। होल कभी भी एक पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट नहीं करता, ये जो भी बोलता है वो एब्सोल्युटली गलत कहता है कि नहीं। होल क्या है, इट इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग समझने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ कंपेयर करते हैं। किसी के साथ कंपेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप एक्जैक्टली सेम बना दोगे, है कि नहीं। उसका बिहेवियर वैसा एग्जिबिट होता है, बट वो क्या है, जस्ट इट इज जस्ट द स्पेस, it is just the void space that has been created just because there is no electron in that particular position, ठीक है। तो ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है। ये चीज आपको एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपका कंडक्टिविटी कराने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, पी टाइप। इसको हम लोग बोलेंगे क्या पता है, पी टाइप, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सी, इसको हम लोग बोलेंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और ये जो इम्प्योरिटी है ना एल्यूमिनियम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम को ये है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या होता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्योंकि देखो आप कहीं पे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो बनेगा ना, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस स्पेस में जाएगा, है कि नहीं। दैट मींस ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। फिर जहाँ से वो आया होगा वहाँ पे उसने एक होल क्रिएट किया होगा, फिर उसके पोजिशन में कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो फिर ये वाला फिलअप हो जाएगा और वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से होल क्रिएट हो जाता है। एंड ऐसा लगता है हमको कि होल का एक वर्चुअल मूवमेंट हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ही उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, बट हमको ऐसा लगता है कि होल जैसे कि मूव कर रहा है। क्लियर हो गया आपको ये बात। तो ये हो गया हमारा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमने अभी देख लिया कि सेमीकंडक्टर में किस तरीके से हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करके उसका कंडक्टिविटी को हम लोग रेगुलेट मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो मैं अभी इसको मिटा देता हूं क्योंकि अभी हमको इसके आगे बढ़ना है अभी, ठीक है। तो मैं इसीलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। मैं जो पहला 1-2 लेक्चर होगा वो हल्का सा मैं स्लो मूव करूंगा, धीरे धीरे जैसे ही मैं डायोड में अच्छे तरीके से एंट्री करूंगा तो स्पीड को भी बढ़ाऊंगा और बहुत ही नए नए कंसेप्ट भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ये सब बेसिक है क्योंकि पता है बहुत लोगों को ये बोर भी लग सकता है, इसीलिए कि कोई उनको ऑलरेडी ये सब चीज़ पता है। तो जिनको पता है मैं बोलूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन जो लोग एकदम मतलब ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि उनको देखना चाहिए क्योंकि उनको कुछ ना कुछ सीखने को पक्का मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में देखा उसके कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को या फिर मटेरियल्स को या फिर उन एलिमेंट्स को हम लोग किस तरीके से सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि क्या होता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से अब क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्या, देखो अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा पीएन जंक्शन के बारे में। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जो कि हमारा क्या है, पीएन जंक्शन, ठीक है। और मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना वो पी टाइप से ज़्यादा यूज़ होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अच्छा बहुत लोग जिन लोगों ने ट्रांजिस्टर के बारे में जिनको थोड़ा सा आइडिया होगा या फिर मैं तो पढ़ाऊंगा वैसे भी ट्रांजिस्टर, तो पता है ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ना वो पीएनपी से ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों होता है पता है? बिकॉज जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना उसमें क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होता है, होल्स होते हैं। इतना तो आपको क्लियर मैंने बता दिया है कि नहीं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोबिलिटी होता है वो होल्स के मोबिलिटी से ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, है कि नहीं? तो ये तो ऐसे होता है। क्यों होता है देखो, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर ही ऊपर बता रहा हूँ ताकि अगर कभी भी कोई आपसे कुछ पूछे भाईवा में या फिर कोई भी इंटरव्यू में पूछे तो आप क्लियर रहें अपने साइड से पूरा, ठीक है। तो मैं इसलिए बोला बिकॉज अगर इसको मैं मास के कंसेप्ट से समझाता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं मास के बारे में बात करूँ, दो टाइप ऑफ मास के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। एक होता है इफेक्टिव मास, एक होता है आपका रेस्ट मास। अगर मैं रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है, ये 9 है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है। रेस्ट मास मतलब क्या, जब वो फिक्स्ड है तब उसका मास जो होता है ये होता है। अगर मैं इफेक्टिव मास के बारे में बात करूं तो इफेक्टिव मास पता है आपको क्या होता है?
इफेक्टिव मास होता है आपका कि जब एक इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, या फिर जो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फोर्सेज होता है, तब उसका जो मास होता है वो उसके रेस्ट मास से अलग होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मास। तो जो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो होल से काफ़ी कम होता है कि नहीं? वो होल से क्या होता है? काफ़ी कम होता है। और देखो सिंपल सा बात है, अगर मास अगर आपका कम है, मैं क्या बोला, अगर मास कम है तो डेफिनेटली उसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा। क्यों? आप खुद ही सोचो, अगर एक मोटा इंसान है, एक पतला इंसान है, तो आप क्या बोलोगे? किसका मोबिलिटी ज़्यादा है, किसका मोशन ज़्यादा हो सकता है? डेफिनेट सा बात है पतला इंसान का, जितनी जिसका वेट कम है। तो वही बात है यहाँ पर, इसलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इफेक्टिव मास कम होता है, इसीलिए उसका मोबिलिटी ज़्यादा होता है। एंड अगर मैं बोलूँ तो रूम टेम्परेचर में लगभग मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो मोबिलिटी होता है ना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो पता है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता है। मतलब सॉरी, जो होता है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ होल्स का मोबिलिटी के बराबर होता है। ठीक है, ये बस मैंने ऐसे डेटा बता दिया आपको। ठीक है, तो चलो तब में क्लियर है इसके साथ में। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है अभी? पीएन जंक्शन डायोड। अब यहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगी, है कि नहीं? मैं इसको मिटा देता हूँ सभी कंडक्टर्स को। तो देखो हम लोगों ने कितना मतलब ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया ना, हमको सब कुछ के बारे में थोड़ा सा आइडिया होते जा रहा है अभी। तो पीएन जंक्शन डायोड में देखो क्या होगा अभी। मैं क्या बोला, मैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है मेरा? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो आप मुझे खुद बताओ कि इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा? अगर पी टाइप है तो क्या होगा? होल विल बी द मेजॉरिटी कैरियर। चलो मैं यहाँ पे होल को ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत सारे होंगे, मैं बस ये ड्रॉ किया। ये क्या है मेरा? पी टाइप। ठीक है, अब मैं क्या किया, एक एन टाइप को लिया। चलो अलग अलग कलर से बनाता हूँ। ये क्या है मेरा? एन टाइप। तो इसमें क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपका? मेजॉरिटी कैरियर्स होगा। एकदम क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एन टाइप को लिया और पी टाइप को लिया और स्पेशल टेक्निक से, क्या बोला मैं? स्पेशल टेक्निक से दोनों को मैंने क्या किया? फैब्रिकेट कर दिया, मतलब ज्वाइन कर दिया। अब ऐसा ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप फेविकॉल और वो कुछ भी फेविक्विक लेके उसको ज्वाइन कर दो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये बात अब बहुत ही क्लियर है कि बहुत ही अलग अलग एडवांस टेक्निक यूज होते हैं जिसको लेके एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में क्या किया जाता है? ज्वाइन किया जाता है। तो अगर ज्वाइन करूँ तो पता है किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा? अगर मैं दोनों को फैब्रिकेट कर दूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। मैं तो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बता रहा हूं। देखो ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये जो है ना, दिस वन, इसको आप क्या बोलते हो? पीएन जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जब दो चीज जहां पे मीट करते हो उसी को तब जंक्शन बोलते हो ना। तो ये आपका क्या हो गया? पीएन जंक्शन। ये आपका क्या है? एन टाइप। ठीक है, और ये आपका क्या है? पी टाइप। एकदम क्लियर रहे ये बात। ठीक है, ये पी टाइप या एन टाइप इसको आपने ज्वाइन कर दिया। पता है ज्वाइन करने के साथ साथ क्या होगा? अब देखना, ज्वाइन करने के साथ साथ क्या होगा। ये देखो यहां पे क्या है? आपका होल्स है कि नहीं? यहाँ पे आपका क्या है? होल्स है। यहाँ पे क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस इतना ही नहीं होंगे, मैं बस सिंपलिसिटी के लिए सिंपल से बना रहा हूँ। बहुत सारे होंगे, हाँ, देयर विल बी मिलियंस। मैं क्या बोला अभी? यहाँ पे होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। पता है ये जो होता है ना, इसको आप पता है क्या बोलते हो? डिप्लेशन लेयर। मैं बता रहा हूँ क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ, देखते रहो बस। ये हो गया आपका डिप्लेशन लेयर। ये हो गया आपका डिप्लेशन लेयर। यानी जो विथ है ना, इसको आप क्या कहते हो? डिप्लेशन विथ। एक्स डी से मैंने डिनोट किया, एक्स डी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लेशन विथ। ऐसा क्यों हुआ? ये डिप्लेशन लेयर क्यों हुआ और क्या है बताता हूं मैं। देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं, हमको पता है, बिकॉज वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ में मूव करना कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो जैसे ये इधर से इधर मूव करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा,
या तो आप ये बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जब ये होल का पोजीशन लेगा तो ये होल यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो आप जिस तरीके से समझना चाहो आप उस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, अब देखो ये जो पोर्शन है ये अभी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दैट मीन्स उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जैसे ही इसमें नेगेटिव चार्ज कम होने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर करेगा। सिमिलरली इधर में क्या हो जाएगा, जब होल यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इतना तो एकदम क्लियर है, एकदम ये तो बेसिक है, आप स्कूल में भी मतलब 11-12 में या पढ़ते हो केमिस्ट्री में इस तरीके का चीज़ है। तो ये जो डिप्लेशन लेयर, दैट मीन्स ये जो जोन है ना, ये क्या हो गया पता है, आयोनाइज हो गया। क्या हो गया, ये आयोनाइज हो गया। इधर में हायर पोटेंशियल, इधर में लोअर पोटेंशियल डेवलप हो गया। इसका इंटरनली ये सब कुछ क्या हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, बाहर से उसको देख नहीं सकते, वो सब कुछ इंटरनली हो रहा है, ठीक है। तो ये जो जोन मतलब फॉर्म हुआ ना, उसी को आप बोलते हो डिप्लेशन लेयर। इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। एंड उसका जो विथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सडी, मतलब डिप्लेशन विथ, ठीक है। अब देखो एक टाइम आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम टाइम, ठीक है। उस इक्विलिब्रियम में क्या होगा पता है आपको, जो फार्दर डिफ्यूजन है ना, दैट मींस इलेक्ट्रॉन पहले क्या हो रहा था, इधर में डिफ्यूज हो रहे थे एंड होल्स इधर में डिफ्यूज हो रहे थे, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो जो फर्दर डिफ्यूजन है ना, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आप खुद देखो कि यहाँ पे जब एक लोअर पोटेंशियल डेवलप हो गया तो अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को आने देगा, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों, बिकॉज वो एक रिपल्सन प्रोवाइड करेगा। ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी एक नेगेटिव लेयर बन गया, तो किस तरीके से आने देगा, ये तो नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक फिक्स्ड आपका लेयर बन जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना था वो आ चुके, जितने होल्स को इधर से इधर जाना था जा चुके, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी होगा, मैं उसको नहीं दिखा रहा, मैं दिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि फिगर बहुत ही गंदा दिखेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ होल्स फॉर्म हो चुका है। तो अब चीज़ को ध्यान से समझना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ सुनते जाना है बस, ठीक है। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप था। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब आएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे पता है क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर। क्यों, बिकॉज ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बनेगा, वो माइनॉरिटी कैरियर ही बनेगा, ऑफ कोर्स सब बात है। सिमिलरली जब होल्स जब यहाँ पे आ जाएंगे तो पता है क्या होगा आपको, ये जहाँ पे जो होल आ जाएंगे वहां पे वो किस तरीके से काम करेंगे, माइनॉरिटी कैरियर की तरह। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल होता है वो क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर। एंड जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के बाद आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होता है वो क्या होता है, होल। एकदम सिंपल था। तो ये चीज आपको जानना था यहाँ पे, फाइन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप गेट के प्रीवियस ईयर में भी देखोगे बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इधर उधर के छोटे मोटे एग्जाम में भी कुछ आ सकता है वो क्वेश्चन। वो आप सब ये कहते हैं कि जब आप डोपिंग को इंक्रीज करते हो, डोपिंग इंक्रीज करने का मतलब क्या, ये एक सेमीकंडक्टर था पहले, कौन सा सेमीकंडक्टर था, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, एन टाइप इंप्योरिटीज को ऐड किया, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को, लेट्स से फास्फोरस को आपने ऐड किया होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। क्लियर। अब मान लो अगर आपने उसमें डोपिंग को ज़्यादा किया, दैट मीन्स वो जो डोनर एटम्स थे वो आपने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, तो आप ये पूछते हैं कि उसका इफेक्ट जो होता है वो डिप्लेशन लेयर पे क्या होता है। दैट मीन्स जब आप डोपिंग को इंक्रीज करते हो तो आपका डिप्लेशन लेयर सेम रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं, या तो सेम रहेगा या तो बढ़ेगा तो घटेगा। चलो इसको हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा। मैं क्या बोला कि अगर आप डोपिंग को ज़्यादा करोगे, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे होल ज़्यादा है कि नहीं। अब ध्यान से सुनना इस बात, तो ये कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पता है क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कर लोगे ना, तो उनके आपस के बीच में पता है क्या हो जाएगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से भर दूँ यहाँ पे, तो पता है क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करने का कोशिश करेगा ना, तो वो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपल्सन प्रोवाइड करेगा। तो उस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो रिपल्सन प्रोवाइड करेंगे, है कि नहीं। तो उसके वजह से क्या होगा ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर में मूव ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो डिप्लेशन जो विथ है ना वो क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर हो गया, सॉरी, वो डिप्लेशन विथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि डोपिंग जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिप्लेशन विथ के। दैट मीन्स अगर डोपिंग को अगर आप बढ़ाओगे तो क्लियरली क्या हो जाएगा, आपका जो डिप्लेशन विथ है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर डोपिंग को घटाओगे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, जो डिप्लेशन विथ है वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रॉड हो जाएगा। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझना था, अभी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया।
अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये तो समझना एकदम मतलब बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि हायर पोटेंशियल बन गया यहाँ पे आयोनाइज होके, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल बन गया आयोनाइज होके, ठीक है। अब इसके वजह से पता है क्या होगा, इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर का साइन है, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर से इधर। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। दैट मीन्स मैथमेटिकली जब हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम लोग लिखते हैं ई वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सॉरी, एक माइनस मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। किसी किसी को इसके बारे में पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज जब मैं EMFT पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा, तो हम लोग बहुत ही अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रिलेटेड होता है। कुछ भी वरी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो हायर से लोअर दैट मीन्स क्या, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग दिस डायरेक्शन है। एकदम अच्छे से समझ में आ गया ये, ओके। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब एग्जिस्ट करेगा तो एक पोटेंशियल भी होगा, है कि नहीं। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो पक्का एक पोटेंशियल होगा, है कि नहीं। तो उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जो एग्जिस्ट किया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, VB, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, बैरियर पोटेंशियल। क्या हो गया ये, बैरियर पोटेंशियल। दैट मीन्स मैंने क्या बोला आपको, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को लिया, आपने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिया, दोनों को क्या किया, ज्वाइन करके फैब्रिकेट कर दिया। फैब्रिकेट करने की वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे एन टाइप में वो पी टाइप की तरफ मूव करे, एंड जो होल्स थे वो पी से एन की तरफ मूव करे, जिसके वजह से क्या हुआ, एक आपको डिप्लेशन लेयर मिला। दैट मीन्स एक आयोनाइज लेयर मिला। उस आयोनाइज लेयर में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जो कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ मैंने आपको बता दिया। उसी की वजह से क्या हुआ, हमको एक बैरियर पोटेंशियल मिला। तो बेसिकली बैरियर पोटेंशियल क्या है, ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो बैरियर पोटेंशियल है ना, ये फर्दर डिफ्यूजन को मतलब अलाउ नहीं करता है। यही रेस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअली बैरियर पोटेंशियल। यहाँ पे क्या है आपका लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है आपका हायर पोटेंशियल। तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है जो अलाउ नहीं करता है कि इलेक्ट्रॉन उधर से इस बैरियर मतलब इस पर्टिकुलर जोन को क्रॉस कर पाए वो, ठीक है। तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया आपको, कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, तो यहाँ तक बहुत कुछ क्लियर था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं इसका आगे और आगे स्टोरी को कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप पॉज करके वीडियो को वीडियो को कॉपी कर सकते हैं, आई मीन इसको कॉपी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। कई बार क्या होता है, कराते कराते कोई चीज़ से मिस हो जाता है, तो आपको उसके लिए भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी मिस हो जाता है तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करूँगा तो या तो उसमें बोल दूंगा, या फिर इसी वीडियो के एंड करते करते अगर मेरे को स्ट्राइक कर गया तो मैं फिर से वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ भी छूटेगा नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना कि कुछ भी छूट गया, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हमको ये चीज़ समझ में आया, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड के साथ हम लोग वर्क करते हैं। ये तो एकदम आपको क्लियर हो गया है कि नहीं। तो चलो अब इसमें आपने देखा कि क्या हुआ, एक बैरियर पोटेंशियल आया, है कि नहीं। मैंने क्या बोला, एक बैरियर पोटेंशियल आया, और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था कि जो डिप्लेशन विथ होता है वो डोपिंग के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उस केस में जो बैरियर पोटेंशियल आया था VV, पता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू VT ln NA ND बाय NI स्क्वायर। ये होता है बैरियर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पता है इसमें देखो क्या होता है, ये हो गया आपका बैरियर पोटेंशियल, ये हो गया आपका थर्मल वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल वोल्टेज। मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है, ये होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ Na ND बाय NI स्क्वायर। Na क्या होता है, जो एक्सेप्टर एटम है कि नहीं, जो पी टाइप में जो एक्सेप्टर एटम है उसका कंसंट्रेशन। Nd क्या हो गया, डोनर एटम जो है एन टाइप में है उसका कंसंट्रेशन। और ये Ni जो होता है ये क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन होता है, विच इज इक्वल्स टू Ni स्क्वायर होता है आपका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंटू होल का कंसंट्रेशन इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। मैं इसलिए सबको लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऐसे बल्कि हो जाएगा, उसका कोई नीड भी नहीं है। मैंने सब कुछ अच्छे से आपको बता दिया, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, वर्ड लिख के लिख सकते हो, ठीक है। तो VT के बारे में मेरे को यहाँ पे बात करना है, ठीक है। VT क्या होता है, थर्मल वोल्टेज होता है, जो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन के लिए तो वो होता है आपका 26 मिली वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 25.8 होता है, 26 मिली वोल्ट बोला मैंने VT इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये VT क्या होता है एक्चुअली आपको पता है। अगर मैं बात करूँ 0 केल्विन पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 केल्विन पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, कोई भी मोशन पे नहीं रहता है, ठीक है।
जैसे ध्यान से सुनते रहना है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को रेस करते हैं, मैं क्या बोला, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को रेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, वो एनर्जी उसको मिलता है, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मिल रहा है। एंड उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू। एंड उसी टाइम जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है, एक थर्मल वोल्टेज क्रिएट होता है विच इज गिवन बाय VT इक्वल्स टू KT/Q वोल्ट। समझ में आया? मैंने क्या बोला कि 0 केल्विन दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होता, एकदम जीरो मोशन होता है। उसके बाद क्या हुआ, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी आ जाएगा उसमें, वो मोशन में मूव करेगा। तो वो जो कांस्टेंट होता है ना प्रोपोर्शनैलिटी, जिससे टेम्परेचर जो बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी आता है, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसके द्वारा कहा जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, मैं एकदम ऊपर इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऐसा बता के मैं एकदम टाइम ज़्यादा खत्म नहीं करना चाहता, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि थर्मल वोल्टेज क्या होता है, इसलिए बस मैं बता रहा हूँ। तो KT/Q, यहाँ पे K क्या हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन, क्या बोला मैंने, टेम्परेचर इन केल्विन, और Q क्या हो गया, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं K का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 पुट करूँ, और अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 केल्विन। वाई? बिकॉज डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या करते हैं, 273 ऐड करते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है, केल्विन मिल जाता है। और नीचे क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है कि नहीं। मैं उसका मॉड ले रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव होगा, बट मैं मॉड लेके काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको मॉड दे दो। ये क्या होगा, आपका वोल्ट हो गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 25.8 मिली वोल्ट, इसलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 26 मिली वोल्ट बोलते हैं। तो ये होता है थर्मल वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को ये पूछ सकता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा। तो देख सकते हो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे VT क्या होता है, इंक्रीज होगा। VT अगर इंक्रीज होगा तो बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछता है कि अगर डोनर या फिर एक्सेप्टर एटम, दैट मीन्स आप अगर इम्प्योरिटी को इंक्रीज करते हो तो बैरियर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, क्लियरली देख सकते हो आप। इम्प्योरिटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या, आप Na या Nd को इंक्रीज करो, Na और Nd को इंक्रीज करोगे तो Ln ऑफ जिसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो Vb बढ़ जाएगा। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्लियर हो गया? इतना कुछ मेरे को यहाँ पे बताना था आपको बैरियर पोटेंशियल के बारे में। क्लियर? तो मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। अब देखो नेक्स्ट, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया हमारा, एकदम क्लियर। तो मैं क्या बोल रहा अभी, तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड तो हो गया। अब हमको देखना है कि किस तरीके से हमारा बायसिंग काम करता है, मतलब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो हम बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है, चलो वो हम लोग भी देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा। ओके, सो अभी क्या बात करने वाला हूँ, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बारे में। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोला, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। मैं क्या बोला, ये पीएन जंक्शन डायोड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका होल हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज मैं फिगर को सिंपल रखना चाहता हूँ, अदरवाइज वो समझने में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या बोला, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को रखा। ये डिप्लेशन लेयर तो रहेगा, ये तो रहेगा ही ना। तो ये तो है अपना यहाँ पे प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये तो है यहाँ पे। ठीक है, इसको रहने दो। अब जैसे ही डिफ्यूजन हो गया तो मैं क्या बोला, यहाँ पे क्या होता है, एक माइनॉरिटी कैरियर होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर, एंड यहाँ पे क्या है, होल इज अ माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, मैं क्या बोला, ये पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप है। ये आपका जंक्शन है, ये आपका डिप्लेशन लेयर है। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। मैंने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लिया, लेट्स से एक बैटरी लिया। उसका जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मैंने क्या किया, पी से जोड़ दिया। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने क्या किया, एन से जोड़ दिया। पता है इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। ये देखो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस।
ध्यान से सुनते हैं ना, आप देख रहे हो ना कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, कंडक्टिविटी से स्टार्ट किया था, कहाँ पहुँच गया, अभी तो बहुत कुछ डिटेल में जाने वाला है। बस मैं इसलिए बताया आपको कि फर्स्ट जो 1-2 लेक्चर होगा वो थोड़ा सा स्लो जाऊँगा। क्यों? बिकॉज मैं ये मुझे सोचना पड़ेगा कि सामने जो वीडियो को देख रहा है वो ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसको बहुत कुछ इसके बारे में आइडिया हो, या फिर ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसको कुछ भी नहीं आता हो बट वो स्टिल सीखना चाहता है कि नहीं। तो इसलिए ये सब चीज़ों को मेरे को कवर करना पड़ता है, क्योंकि मैं सबको इग्नोर नहीं कर सकता, मैं करना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को अच्छे तरीके से नॉलेज मिले। ओके, क्योंकि सब लोग तो ऐसे नहीं होते ना जो एक्सपेंसिव कोचिंग वगैरह को एफर्ट कर पाते हैं, तो सबके बारे में सोचना है मुझे। तो ये देखो, अब मैं क्या बोला, ये जो पी टाइप है उसमें देखो क्या है, होल जो है वो मेजॉरिटी के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा दिखाया है कि 3-3 मैंने इसीलिए लिया है ताकि फिगर सिंपल देखे। इसका मतलब ये नहीं कि 3-3 रहेगा या फिर 3:1 रेशियो में रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सब फालतू का कंसेप्ट को नहीं लाना जो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं क्या बोला, पी टाइप में जो है वो क्या है, होल जो है वो क्या है, मेजॉरिटी कैरियर। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर, होल माइनॉरिटी कैरियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर। एकदम क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन जो डायोड है ना, इसी को डायोड बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। उसमें क्या है, ये फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन से वो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है प्लस और माइनस, लेट्स से कुछ भी वोल्टेज दिया हुआ है, वी वोल्टेज दिया हुआ है कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन अब उसको क्रॉस करके इधर आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी कैरियर है ना, वो इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो जो माइनॉरिटी कैरियर, जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, इनका मोशन किस तरफ होगा, इधर होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका मोशन भी किस तरफ होगा, इधर होगा, ऐसे होगा। तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, आईडी। मैं बताऊंगा कब आईडी फ्लो करेगा, कब नहीं करेगा, सब कुछ बताऊंगा आपको, बस ये देखना है। मैं क्या बोला आपको, बस अभी देखना है। ओके, तो मैं क्या बोला यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस आपका हो गया। माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स है पी सेमीकंडक्टर में, वो भी इधर मूव करेंगे। जो यहाँ पे मेजॉरिटी एन टाइप में, वो भी इस तरफ मूव करेंगे। हमको नेट करंट जो मिला वो किसके वजह से मिला, मेजॉरिटी कैरियर्स एज माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स के वजह से जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में रहता है। तो इतना ज़्यादा हमको उसके बारे में नहीं जानना है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना इफेक्टिव नहीं है वो। ठीक है, ईडीसी वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट एनालॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं क्या बोला यहाँ पे, ये भी इधर, ये भी इधर। तो हमको नेट करंट जो मिला वो इस डायरेक्शन में। क्यों? बिकॉज ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि सर एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। वो अगर आप क्लास 7 या 8 के बच्चे को जाकर पूछोगे ना, तो उसको भी पता है कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। सो दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन हमने उधर दिखाया है। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये कब फ्लो करेगा और कब फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं 3 केसेस लेता हूं। मैं क्या बोला, 3 केसेस लेता हूं। ओके, देखो मैं क्या बोला, 3 केसेस। केस 1, केस 1 में मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो V आपने जो अप्लाई किया ना, दैट इज लेस देन बैरियर पोटेंशियल VB, या फिर बी गामा, इसको कटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। जो बैरियर पोटेंशियल होता है ना, उसको कटिंग वोल्टेज, नी वोल्टेज, सब कुछ बोलते हैं। मैं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। तो वी गामा ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल, फिर आप इसको कटिंग वोल्टेज बोल सकते हो, है कि नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है पता है, जो बैरियर, अगर आप देखोगे कुछ रिसर्च पेपर देखोगे या फिर कुछ आप अच्छा स्टैंडर्ड बुक देखोगे, तो कुछ लोग क्या होता है पता है, जो बैरियर पोटेंशियल, जो कटिंग वोल्टेज होता है ना, उसको स्लाइट अलग बताते हैं। अलग किस तरीके से बताते हैं कि, ध्यान से सुनना इस बात को, है कि नहीं। बिकॉज बहुत लोग उसको सेम कंसीडर करते हैं और बहुत लोग उसको डिफरेंट, बहुत लोग नहीं, बहुत गिने चुने कुछ लोग हैं जो उसको डिफरेंट कंसीडर करते हैं। क्योंकि मैंने भी कुछ रिसर्च वगैरह आर्टिकल्स में पढ़ा था इसके बारे में, तो वहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है, दैट मीन जो वी होता है, क्या बोला मैं, जो वी होता है वो क्या होता है, एक फिजिकल पैरामीटर होता है। दैट मीन जब आप डायोड 2 को जब फैब्रिकेट करते हो, तब जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंट्रोल से बाहर है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल पैरामीटर, सॉरी। एंड वो क्या होता है आपका, जो फर्दर डिफ्यूजन को वो अपोज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। और ये क्या होता है, एक फिजिकल पैरामीटर होता है। तो कटिंग वोल्टेज क्या होता है, वी गामा। ये जो वी गामा है वो क्या होता है, वो ये वोल्टेज होता है कि जब आप ये पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस में जब एक वोल्टेज लगाओगे, जब आप यहाँ पे एक एमीटर लगा के देखोगे कि जो पर्टिकुलर वोल्टेज पे जस्ट आपको डिफ्लेक्शन मिला, दैट मीन्स में क्या बोला, ये पहले क्या था, 0.1 वोल्ट था। यहाँ पे लेट्स से गैल्वेनोमीटर, एमीटर जो भी आपने लगाया हुआ है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, तो जैसे ही आपने 0.1 वोल्ट लगाया, आपने देखा कि कोई भी डिफ्लेक्शन आपको शो नहीं हुआ। आपने 0.2 लगाया, 0.3, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, इस तरीके से लगाया। आपने देखा कि पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या हो गया, आपको हल्का सा उसमें डिफ्लेक्शन दिखा, दैट मीन्स आप करंट फ्लो किया। तो उसी पर्टिकुलर वोल्टेज को आप क्या बोल देते हो, कटिंग वोल्टेज बोल देते हो। ठीक है, दैट मीन्स
कटिंग वोल्टेज और जो बैरियर पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही वैल्यू होता है। जो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। बट कुछ लोग इसको अलग कंसिडर करते हैं। कहाँ पे करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दैट मीन बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, जो फैब्रिकेशन के वक्त जो डेवलप होता है ये जंक्शन के अक्रॉस, ठीक है, उसको आप बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। और कटिंग वोल्टेज आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि ये जो वोल्टेज होता है ना, उससे आप थोड़ा सा भी जब आगे अप्लाई करते हो, दैट मीन्स इस केस में लेट्स से सिलिकॉन है, तो उसका क्या बोला, ऐसा कटिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे आप 0.7 वोल्ट से हल्का सा स्लाइड थोड़ा सा 0.7123 ऐसे कुछ अप्लाई करोगे ना, तो वो क्या हो जाता है, करंट का डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसलिए आप उसको क्या बोलते हो, कटिंग वोल्टेज। इसके बहुत सारे नाम हैं, कटिंग वोल्टेज बोलते हैं, कुछ लोग नी वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। मैं लिखाऊंगा, आगे लिखाऊंगा, मैं जा रहा हूँ उस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मैं इस बात को क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, एक वी गामा एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ था, ध्यान से याद करो, उस फिगर को अपने कॉपी में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला मैं, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है कि नहीं। तो ये वी गामा यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा। ये बात तो एकदम क्लियर आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, और ये वी गामा क्या करता है, अपोज करता है ना फर्दर डिफ्यूजन को। दैट मीन्स ये क्या होगा, इस वी को अपोज करेगा, यही तो कहने का मतलब है। तो अगर V जो अप्लाइड वोल्टेज है वो अगर कटिंग वोल्टेज से कम है, तो पता है क्या होगा, ये जो डायोड है ना वो कंडक्ट नहीं कराएगा। तो उस केस में पता है क्या होगा, ID इज इक्वल टू 0 एम्पेयर, ठीक है। ID इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 एम्पेयर। कब, जब ये अप्लाइड वोल्टेज अभी कटिंग वोल्टेज से कम होगा। दैट मीन्स कटिंग वोल्टेज पता है इस तरीके से कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरीके से वो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। क्यों, बिकॉज ये तो अपोज कर रहा है ना, इसका काम क्या है, वी को अपोज करना ही काम है। इसीलिए तो हम लोग वी को अप्लाई कर रहे हैं ताकि करंट इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर जाए, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो केस 1 में ये हो रहा है, ठीक है। अगर मैं केस 2 की बात करूं, अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, तो देखो केस 2 में क्या हो जाएगा, मैं कहता हूं कि V इक्वल्स टू वी गामा। इस केस में पता है क्या होगा, ID ऑलमोस्ट 0 एम्पेयर हो जाएगा। बहुत लोग इसको एग्जैक्टली 0 एम्पेयर बोल देते हैं, बट वो कहना हद तक गलत होता है। क्यों होता है, बिकॉज इन दिस केस करंट एग्जैक्टली 0 एम्पेयर नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकली करके देखोगे एक प्रैक्टिकल डायोड में, ये जो ID होता है वो जनरली आपको पता है क्या होता है, 0.5 से लेके 1%, मैं क्या बोला, 0.5 से लेके 1% ऑफ ID। दैट मीन जब डायोड में जब करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट क्या है, ID है। एंड जब आप V इक्वल्स टू वी गामा अप्लाई करते हो, दैट मीन्स ये वोल्टेज इसके बराबर जब आपने अप्लाई किया, इन केस ऑफ सिलिकॉन ये क्या होगा, 0.7 वोल्ट होगा। तो आपको ID क्या मिलेगा, माइक्रो एम्पेयर में मिलेगा, भी नैनो एम्पेयर में मिलेगा, जो कि बहुत कम है, क्योंकि ID ऑलरेडी क्या होता है आपका मिली एम्पेयर में होता है जनरली डायोड करंट। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइक्रो एम्पेयर में मिलेगा। तो बहुत लेस है, इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, उसको 0 ही कंसिडर करते हैं। ओके, एंड अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज भी आप डायोड को क्या मान के चलते हो कि डायोड ऑफ ही है। अब हमें इस बात को याद रखना है कि न्यूमेरिकल में हम लोग वही कंसिडर करेंगे। अगर V इक्वल टू वी गामा, दैट मीन्स डायोड इज ऑफ एंड जो करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इज 0 एम्प्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया केस 3। केस 3, अच्छा केस 3 में क्या होगा, मान लो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो आपने वी गामा से ज़्यादा दे दिया, लेट्स से 5 वोल्ट 10 वोल्ट कुछ भी दे दिया, वी गामा से ज़्यादा दे दिया, ठीक है। इन दिस केस पता है आपको क्या होगा, जो ID है दैट इज इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर VD बाई ईटा VT माइनस 1। ये देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉपी में बॉक्स में रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गया डायोड करंट, ठीक है। देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, ई टर्म से ना, इसलिए आप बोलते हो कि डायोड क्या होता है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलता है। दैट मीन डायोड को IV कैरेक्टरिस्टिक से मैं बताऊंगा अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड में, इसलिए आप बोलते हो कि डायोड क्या होता है, नॉन लीनियरली बिहेव करता है। दैट मीन उसमें करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, लीनियर नहीं होता है। सी एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है ना ID और VD के बीच में। इसको आप पता है क्या बोलते हो, शॉकली इक्वेशन, SHOCKLEY, शॉकली इक्वेशन और डायोड लॉ। डायोड लॉ, शॉकली इक्वेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज विलियम शॉकली जो बेल लेबोरेटरीज के एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने इस इक्वेशन को दिया था। एंड शॉकली, विलियम शॉकली इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेल लेबोरेटरीज में अमेरिका का शायद एक कॉर्पोरेशन है, उसमें वो काम करते थे बेल लेबोरेटरीज में। ओके, आई एम नॉट श्योर कहाँ का कंपनी है, बट वो बेल लेबोरेटरीज में जॉब करते थे। तो ये हो गया ID इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर VD बाई ईटा VT माइनस 1। यहाँ पे ID क्या है, डायोड करंट,
VD क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। मैं क्या बोला, VD वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। बाकी VT क्या है, थर्मल वोल्टेज, इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। I0 क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ ये लिखना है I0 इक्वल्स टू रिवर्स सैचुरेशन करंट, बिकॉज मैं जा रहा हूँ अभी उस पॉइंट पे, मैं आपको बताऊंगा I0 क्या होता है। मैं यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता अभी आपको बस 5 मिनट में समझ में आ जाएगा I0 क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्लियर। ईटा क्या होता है, देखो ईटा होता है आपका आइडियलिटी फैक्टर, आइडियलिटी फैक्टर, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, या फिर कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल कांस्टेंट। ठीक है। अब इसका क्या है, जो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ईटा का वैल्यू आपको जनरली दे दिया जाता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया रहेगा तो आपको ईटा का वैल्यू क्या लेना पड़ता है, 1 लेना है। देखो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ईटा इक्वल्स टू क्या होता है पता है आपका, 1, ईटा इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये क्या था, पहले सिलिकॉन के लिए आपका 2 लिया जाता था और जर्मेनियम के लिए 1 लिया जाता था। बट अभी अगर आप लेटेस्ट जो है, अगर लेटेस्ट एडिशन के बुक को देखोगे, ठीक है, मिल्टमैन हेल्थकेयर में भी देखोगे, तो उसमें जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें आपको क्या मिलता है, ईटा का वैल्यू 1 ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी आपको 2 लेके वरी नहीं करना है, हम लोग ईटा किसके साथ जाएंगे, 1 के साथ ही जाएंगे। क्योंकि आप प्रीवियस से क्वेश्चन में भी देखो, जितने क्वेश्चन IIT के प्रोफेसर भी फ्रेम करते हैं वो ईटा का वैल्यू 1 लेके ही फ्रेम करते हैं। एंड आपको वरी करने का जरूरत नहीं, वो जनरली मेंशन कर देंगे। अगर नहीं मेंशन करेंगे क्वेश्चन में तो आपको 1 लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो ईटा इक्वल्स टू 1 लेते हैं हम लोग। चलो ये हो गया आपका, समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें 3 केसेस पॉसिबल होते हैं। ये क्यों मैंने कराया पता है, अभी आपको ये समझ में नहीं आया, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो इसी के बेसिस पे सब न्यूमेरिकल्स होता है। आप अगर इतना समझ गए कि डायोड का फॉरवर्ड बायस हो रहा है, डायोड का रिवर्स बायस हो रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है एंटायर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। इतना मैं आपको एज्योर करके बता रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स दूंगा जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। मैं कराऊंगा ना, क्वेश्चन देखते रहना। अभी तो ये 1-2 लेक्चर है, वो तो बस थ्योरी है, तो ठीक है। थ्योरी मेरे को भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है थ्योरी पोर्शन, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, बिकॉज मेरे को तो ग्राउंड से कवर करना है। तो ये हो गया आपके लिए, ठीक है। सॉकली इक्वेशन ID इक्वल्स टू I0 e⁻VT बाय ईटा VT माइनस 1। यहाँ पे I0 क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ अभी। तो देखो फॉरवर्ड बायस में हमको 3 केसेस मिल गए, V लेस देन V गामा कट इन वोल्टेज, एंड V इक्वल्स टू कट इन वोल्टेज, एंड V ग्रेटर देन कट इन वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे किसके बारे में, फॉरवर्ड बायस के बारे में। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या, आप P टाइप ऑफ द डायोड को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, दैट मीन्स हायर पोटेंशियल के साथ में, एंड N टाइप को लोअर पोटेंशियल के साथ में। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। क्लियर हो गया। अब देखो मैं अब क्या किया पता है, इसको भी मैं मिटा ही देता हूँ, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस तो हो गया, अब मैं बात करूंगा रिवर्स बायस के बारे में। तो देखो रिवर्स बायस में मैं क्या कर रहा हूँ, वो सेम जो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये क्या है आपका डिप्रेशन रीजन हो गया, ये देखो ये होल है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये आपका P टाइप है, ये आपका N टाइप है, ओके। यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे आपका माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका माइनॉरिटी कैरियर होल हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हमने पहले भी देखा था। अब क्या करूँगा मैं, ये जो है मैं इसको नेगेटिव ऑफ द बैटरी से, एंड ये जो है मैं इसको पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। देखा मैंने क्या किया, इसको P टाइप को लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया, एंड N टाइप को मैंने हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के साथ में कनेक्ट किया, ये जैसे प्लस माइनस V है। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो क्लियर सा बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उस तरफ मूव करेंगे, बिकॉज दे विल बी अट्रैक्टेड टू द हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स ये जो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। मैं क्या बोला, जो मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो इस सर्कमस्टेंस पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे पता है, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ओके। तो इस केस में क्या होगा, देखो
जो एन टाइप के जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स वो तो क्लियरली इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल पे लगा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज जो मेजॉरिटी यहाँ पे है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, तो हमको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से रिवर्स बायस में करंट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया इस बात को? तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स है ना, देखो जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो तो इधर मूव करेंगे, एंड सिमिलरली ये जो यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर है वो इस तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये किस तरफ जाएगा, ये बैरियर को क्रॉस करके इस तरफ जाएगा, एंड ये जो होल है तो ये इस तरफ मूव करेगा, माइनॉरिटी कैरियर्स है कि नहीं, जैसे कि पिछले केस में हो रहा था ना, तो उस तरीके से इस भी केस में होगा। बस समझना यही है, बहुत सिंपल चीज़ है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, होल है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर है, बट यहाँ पे हाई पोटेंशियल है तो इस तरफ क्रॉस नहीं करेगा, इधर क्यों क्रॉस करेगा, वो तो इधर आएगा, बिकॉज ये इससे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, है कि नहीं, तो इधर मूव करेगा। मैं एकदम लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ आपको, बट यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर है वो तो इसके तरफ जाने का कोशिश करेगा ना, तो यहाँ पे जो हमको करंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो कन्वेंशनल क्या होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये होगा, पता है आई नोट, इसी को आप कहते हो रिवर्स सैचुरेशन करंट। समझ में आया? तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको कि पिछले केस में क्या हुआ था आपका, देखो पिछले केस में आपका ये हुआ था कि जब आपने P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और N को जब नेगेटिव से कनेक्ट किया तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ था आपका, इस तरफ जा रहा था, एंड वो ड्यू टू व्हाट, मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी केस दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मिल रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मेजॉरिटी की वजह से जीरो करंट मिल रहा है, माइनॉरिटी की वजह से इस डायरेक्शन में आपको करंट मिल रहा है। वाई इस डायरेक्शन पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो कन्वेंशन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आप बोलते हो रिवर्स सैचुरेशन करंट, पर ये माइक्रो एम्पेयर में होता है, ठीक है, माइक्रो एम्पेयर या फिर नैनो एम्पेयर में ऐसे में होता है, ठीक है। ये तो इसके बारे में हमको वैल्यू नहीं करना है, बहुत ही मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट आप बोल सकते हो, ओके। तो ये चीज़ हमको रिवर्स बायस में समझना था। अगर मैं रिवर्स बायस में बात करूँ तो पता है क्या होगा, अभी ये जो आई नॉट करंट है वो तो बहुत कम है, ये हमको समझ में आ गया, एंड इसी आई नॉट करंट को आप क्या बोलते हो, सॉरी इसी आई नॉट करंट को आप बोलते हो इनसिग्निफिकेंट करंट। इसको आप क्या बोलते हो, आई नॉट को रिवर्स सैचुरेशन करंट में लिख देता हूँ, आई नॉट इज इक्वल्स टू रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इनसिग्निफिकेंट करंट भी कहा जाता है, सिग्निफिकेंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट करंट। एंड सिमिलरली पता है इसके पहले वाले केस में जब मैं फॉरवर्ड बायस के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर गया, वो ये था कि जब फॉरवर्ड बायस में जब V इक्वल्स टू जब V गामा हो रहा था ना, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूँ मैं, जब V इक्वल्स टू जब V गामा हो रहा था तो उस टाइम जो करंट फ्लो कर रहा था, जो ID करंट था वो क्या था, बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर था। इस करंट को पता है क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट करंट कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस में जब V इक्वल्स टू V गामा होता है तब करंट क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो। दैट मीन्स मैंने क्या बताया था, 1% ऑफ डायोड करंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट करंट, एंड इन दिस केस हम लोग क्या कहते हैं उसको, इनसिग्निफिकेंट करंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया है। तो देखो बायसिंग के बारे में हमको इतना ही समझना था, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बायसिंग के बारे में। यहाँ एक और पॉइंट है, वो मैं आपको ये कहूँगा कि कैरेक्टरिस्टिक में मैं आपको वैसे ही बताता, बट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। अब मान लो ये जो V वैल्यू है ना, अब मान लो इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, फिर इंक्रीज़ करें इसकी, लेट्स से पहले आपने इसमें 5 वोल्ट दिया, फिर 10 दिया, 15 दिया, 20 दिया, और मान लो ये सिलिकॉन डायोड है, ठीक है, क्या है, सिलिकॉन हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिलिकॉन के लिए पता है जब V आप इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली जब आप 30 वोल्ट दोगे ना, तो पता है क्या होगा इस केस में, जो यहाँ के जो बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होना। इतना ज़्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे ना, वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगेगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड थिंग फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड, है कि नहीं। उस केस में क्या होगा कि इतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ना, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि माइनॉरिटी कैरियर जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे होल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो करंट जो है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कब, रिवर्स बायस के केस में, उस केस में बहुत ज़्यादा हाई करंट एक फ्लो करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपका डायोड है ना वो एकदम सिंपली रेस्ट इन पीस हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, वो नहीं करना है हमको, बिकॉज डायोड जो होता है पीएन जंक्शन डायोड वो इस पर्पस के लिए नहीं बना होता है। इस पर्पस के लिए जो हम लोग डायोड यूज़ करते हैं जो कि रिवर्स बायस में ऑपरेट करे वो होता है जेनर डायोड, है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को स्टडी करें और हम लोग एक डायोड और स्टडी करेंगे जो है जेनर डायोड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यही 2 टाइप के डायोड होते हैं। सो आपका स्कॉटकी डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, ये बहुत अलग अलग तरीके के डायोड और भी हैं, तो जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, वो
तो एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। वो फॉरवर्ड बायस पे कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में इट विल एक्ट एज एन ओपन स्विच। दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि फॉरवर्ड बायस में वो एक क्लोज स्विच है और रिवर्स बायस में वो एक ओपन स्विच है। हम कभी भी उसको क्या करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज देके डैमेज करने के लेवल तक नहीं लेके जाते। कभी इतना हाई वोल्टेज आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा डायोड में, रिवर्स बायस वोल्टेज में, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती का देना चाहे क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए तो दे सकता है, बट ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। हमेशा आपको इसको फॉरवर्ड में ही इसको कंडक्ट कराया जाता है। रिवर्स के लिए हम लोग जनरल डायोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझना था यहाँ पे। मैं क्या बोला, जब 30 वोल्ट सब अप्रॉक्सीमेटली पर्टिकुलर 30 वोल्ट या 50 वोल्ट भी कोई कोई लोग बोलते हैं, तो ठीक है, जब एक हाई वोल्टेज जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बहुत सारा कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक रेडियस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हाई करंट फ्लो करेगा, हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दैट मीन्स रेस्ट इन पीस। तो वो नहीं करना है हमको, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारा एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। मैं बोल रहा हूं आपको बस थोड़ा सा पेशेंस लेके देखना है, एक दो लेक्चर के बाद में फिर आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे हम लोग बात करने वाला है। अभी तो मैं बहुत इजी चीज़ कर रहा हूँ। पहला ही लेक्चर में अगर आप मैं ऐसा दे दिया तो फिर मतलब आप भी सोचोगे कि यार मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। मैं क्या बोला, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस आपको अच्छे से जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं ना, उनको यूज़ करने आना चाहिए, किस तरीके से उनको यूज़ करना। आपका जो KCL KVL जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को ऐसा पर्सनली नहीं लगता है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी ऐसा खतरनाक है, ठीक है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मैं आपको शायद मैं 5 भी फॉर्मूला मैं आपको नहीं बोलूँगा, शायद एट मैक्स 5-6 फॉर्मूला से ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, कि आप उसको याद भी रखना है कि नहीं। उसको 5-6 फॉर्मूला ही होगा जो मैं आपको बोलूँगा कि आप कैरी करो, आपके लिए आसान होगा। बाकी उससे ज़्यादा फॉर्मूला ही नहीं। अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, अगर आपका नेटवर्क थ्योरी, मेन इज द नेटवर्क थ्योरी, अगर आपका नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छा है ना, तो अपना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा ना, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप खुद देखोगे किस तरीके से, बस नेटवर्क थ्योरी की हेल्प से, और बस आपको पता होना चाहिए कि अगर ये डायोड है तो किस तरीके से काम करता है कि नहीं, फॉरवर्ड में रिवर्स में कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर है तो किस तरीके से आपका कौन से कनेक्शन में किस तरीके से काम करता है कि नहीं, एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, इन्वर्स एक्टिव मोड। फिर आप ओपन में भी जाओगे तो आप देखोगे किस तरीके से वो इन्वर्स में ऑपरेट करता है, किस तरीके से वो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो यही सब होता है बस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, यही सब होता है बस, है कि नहीं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो देखो, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, मैं क्या बोला, अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड के बारे में बात करूँ, देखो ये मैं क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, है कि नहीं। तो एक डायोड जो होता है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिला है वो इस तरीके से मिला है। इसको आप क्या बोलते हो, एनोड, इसको आप बोलते हो कैथोड। सी लिखो या कुछ लोग के भी लिखते हैं, तो आपका चॉइस है एनोड, कैथोड। ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर क्या। अब मान लो एक क्वेश्चन में एक डायोड को फॉरवर्ड बायस बताया गया है या फिर फॉरवर्ड बायस में रखा गया, उसका मतलब क्या होता है। देखो अब क्या करोगे, मैं फर्स्ट लेता हूं, ठीक है, केस 1। फॉरवर्ड बायस, इसमें मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या बोला, अच्छा और एक चीज़, हाँ, ये डायोड का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। अगर आप मार्केट में जाओगे ना एक डायोड को लेने के लिए, तो जनरली जो डायोड होता है ना, एकदम छोटा सा आता है, वो इस तरीके से दिखता है कुछ इस तरीके से। ये कुछ ब्लैक कलर का, जनरली बता रहा हूँ, ये ब्लैक कलर का होता है, ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, इस तरीके का दिखता है। ऐसा मतलब मैं क्यों बताया ये ना, इसलिए बता रहा है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप डायोड पूरा सीख गए, आप अच्छे एक इंजीनियर बन गए, लेकिन आपके सामने किसी ने डायोड रख दिया, बोल रही है क्या तो देखा ही नहीं है उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस तरीके से दिखता है, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। अलग अलग डिजाइन के भी आते हैं, बट मैं सिंपल आपको एक डायोड बना के दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है, आप गूगल इमेजेस में जाके आप गूगल डायोड टाइप करो तो आपको मिल जाएगा। उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं, तो 2, 3, 4, 5 रुपये में मिल जाता है डायोड, ठीक है। तो चलो फॉरवर्ड बायस देख लेता हूँ मैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो समझ लो आपका डायोड का सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
ये जो डायोड होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, इस तरीके से रिप्लेस करेंगे। मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या, ये जो P होता है ना, ये P और ये N है, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ P, इसको मैं बोल सकता हूँ N, ठीक है। एनोड कहो, कैथोड कहो, P कहो, N कहो, प्लस कहो, माइनस कहो, सब सेम है। अब फॉरवर्ड बायस में मैं क्या करूँगा, ये देखो इसका एक बैरियर पोटेंशियल होगा, दैट मीन्स कटिंग वोल्टेज। मैंने क्या किया, एक बैटरी, ये मैंने सप्लाई जो दिया उससे अप्लाई किया, ये क्या है मेरा V गामा डायोड है, तो एक रेजिस्टेंस भी होगा, बता रहा हूँ, नोट करते जाओ सभी, ठीक है। RF VF, और ये V मैंने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज है, ये क्या है, V सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको, ओके। अब देखो फॉरवर्ड बायस जो है ना, उसमें 3 केसेस बनेंगे आपके, ठीक है। क्या होगा देखो, एग्जाम में आपको क्या कहा रहेगा, एक डायोड है, वो एक प्रैक्टिकल डायोड है, तो उसमें आपको क्या कहा रहेगा, कटिंग वोल्टेज या तो दिया रहेगा, या तो आपको बोल दिया रहेगा कि वो सिलिकॉन डायोड है या फिर जर्मेनियम डायोड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिलिकॉन डायोड के लिए क्या होता है, V गामा जो होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, ये किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए, ये आपको याद रखना है दिमाग में, ठीक है। एंड जो जर्मेनियम के लिए होता है वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट, ये किसके लिए होता है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर एग्जाम में आपको V गामा दिया हुआ है और R दिया गया है, ये क्या है, RF इज व्हाट, RF इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, या फिर स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, या फिर DC रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। मैं क्या बोला, RF फॉरवर्ड, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक, या फिर आप क्या बोलते हो, DC रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ठीक है। एंड V गामा क्या होता है, कटिंग वोल्टेज होता है। अगर V गामा और RF दिया रहेगा तो आप सर्किट को इस तरीके से ड्रॉ करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर हो गया। मान लो कि आपको V गामा दिया हुआ है, लेकिन आपको कह दिया गया है कि कोई भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं है, ये नहीं दिया गया, तो आप क्या करोगे, सर्किट में V गामा ड्रॉ करोगे और RF को ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से ड्रॉ करोगे बस। कब, इस केस के लिए। क्लियर हुआ। जो थर्ड केस है उसमें आपको क्या दिया रहेगा, आपको बोल दिया रहेगा कि आइडियल डायोड, आपको क्या कहा रहेगा, आइडियल डायोड, दैट मीन्स ये क्या है आपका आइडियल। तो आपको ध्यान से समझना है, प्रैक्टिकल में क्या रहेगा, V गामा RF। अगर V गामा RF रहेगा तो V गामा RF को ड्रॉ करना है इक्विवेलेंट सर्किट में। अगर सिर्फ V गामा दिया हुआ रहेगा तो आपको RF हटा के सिर्फ V गामा ड्रॉ करना है। अगर ये भी नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, इसमें सीधा इसको शॉर्ट कर दोगे। एंड पता है क्या है, ये आइडियल डायोड है कि नहीं। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, ये तो मतलब KVL ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो एक इनवैलिड सर्किट है। हाँ इनवैलिड सर्किट है, मेरे को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस लगा रहेगा, सर्किट के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। KVL तो सेटिस्फाई करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस V हो जाएगा। आप KVL लगाओ, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। हाँ ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप मतलब आपको बहुत अच्छा नेटवर्क का आइडिया नहीं है तो होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत जगह पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक रजिस्टर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर। उसकी वजह से क्या होगा, KVL मतलब जो KVL है वो सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज सर्किट जो है इनवैलिड सर्किट है। क्या सर्किट है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो है कि नहीं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। बहुत जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा, ठीक है, सिचुएशन। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल है। ये क्या है, आइडियल केस है। तो मैं एक बार इसको फिर से एक प्रॉपर तरीके से आपके लिए लिख देता हूँ, सो दैट आप नोट्स में उसको इंक्लूड कर पाऊँ, ठीक है। मैं क्या बोला, चलो एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूँ तो 3 होगा केसेस उसमें। V गामा RF अगर होता है तो आप क्या करोगे, V गामा RF से ड्रॉ करोगे। ये क्या होगा आपका V गामा RF। अगर सिर्फ V गामा होता है तो आप कैसे करोगे, इस तरीके से। अगर सिर्फ कुछ भी नहीं होता है कि नहीं, नथिंग अगर यहाँ पे होता है तो आप क्या करोगे इसको, सिर्फ, दैट मीन्स आइडियल। आइडियल केस में आप क्या करोगे, तो ये क्या होगा आपका प्रैक्टिकल डायोड और ये क्या होगा आपका आइडियल डायोड। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस के केस में। चलो हो गया है सिंपल। धीरे 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 आप देखो ना, मैं मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, कंडक्टर के बारे में बात किया, फिर आपको मैं रिकेप कराऊंगा। चलो मैं एंड द एंड में रिकेप करवा दूंगा आपको, ठीक है। सो अब मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स बायस की, ठीक है। मैं क्या बोला, रिवर्स बायस की। देखो मेरा जो केस 2 है वो है रिवर्स बायस।
अब रिवर्स बायस में एकदम सिंपल होता है। रिवर्स बायस में मैंने क्या बोला, जो करंट जो फ्लो करता है जिसको आप क्या बोलते हो, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हो, या फिर जो इनसिग्निफिकेंट करंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है कि नहीं। तो उसके वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो पता है क्या होगा, प्रैक्टिकल के बारे में बात करूं तो डायोड का बहुत ही हाई रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हो, है कि नहीं। ये आर ये क्या आपका रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स जब आप डायोड को जब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक इस तरीके से आप रिवर्स बायस में लगाओगे, एक इसके लिए रिवर्स बायस के लिए, तो पता है क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप रिप्लेस कर दोगे डायोड के, इसका जो वैल्यू है ना वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई इन मेगा ओम, ठीक है। ये प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आइडियल के बारे में बात करूँ, ये क्या है मेरा आइडियल के बारे में, तो मैं उसको सिंपली क्या करूँगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा। इसलिए मैं कहा ना आपको कि जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एज ए क्लोज स्विच काम करता है, एंड जो रिवर्स बायस में होता है वो ओपन स्विच काम करता है। देखो ओपन स्विच मतलब क्या, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए देखो मैंने ओपन उसको बना दिया। यहाँ पे आपको एक बैटरी लगा हुआ था कि नहीं, वहाँ पे आपका एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर होगा। तो ये होता है दो केसेस, प्रैक्टिकल आइडियल। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में आपको इसी का जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो हम लोग देखेंगे ना कि इस तरीके से न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं इसी के साथ खत्म करूंगा। तो उसके बाद मतलब उसके पहले मैं एक आपको रिकैप करा देता हूँ। तो आज हमने इक्विवेलेंट सर्किट और डायोड तक देखा। अब धीरे धीरे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मेन जो हमारा जो कंटेंट है, जहाँ से मैक्सिमम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग वो उसमें एंट्री करने वाले हैं अभी, एंड वहाँ से जर्नी थोड़ा करके मैं एकदम अलग लेवल पे जाते रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है। अब तो नया चीज़ आने वाले, तो पहला लेक्चर था, बहुत लोग जिनको आता है उनको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ आता है ना। तो आपको डेफिनेटली आपने देखा होगा, आपको कुछ नया चीज़ तो सीखने को मिला होगा, पक्का मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये बात, ठीक है। तो इसका भी काम हो गया, ओके चलो। अच्छा, मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैं जो आपको बोला, जो कटिंग वोल्टेज होता है वो प्री डिफाइन होता है, कितना 0.7 वोल्ट, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, एंड जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.3 वोल्ट, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। तो देखो यहाँ पे मैं एक बेसिक सा बात करना चाहता हूँ आपके साथ कि मतलब ये आपका इंटरव्यू वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है। तो कटिंग वोल्टेज जो है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, और जो कटिंग वोल्टेज है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। क्लियर सा बात है, जो कटिंग वोल्टेज था वो क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था करंट के फ्लो को, है कि नहीं, जिसके वजह से हम लोग क्या करना पड़ रहा था, जो सप्लाई वोल्टेज है उसको ज़्यादा करना पड़ रहा था। क्योंकि हमने देखा था कि अगर कटिंग वोल्टेज से, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस में अगर वोल्टेज जो अप्लाइड है वो कटिंग वोल्टेज से अगर कम है तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा था, है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि सिलिकॉन का कटिंग वोल्टेज ज़्यादा है, दैट इज नॉट ए गुड थिंग, और जर्मेनियम का उससे कम है, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है। तो भी फिर भी सिलिकॉन को ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं जर्मेनियम से, है कि नहीं। ये तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों, वाई हम लोग सिलिकॉन को फिर भी ज़्यादा यूज़ करते हैं जर्मेनियम से। बट उसके पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि क्यों सिलिकॉन के लिए ज़्यादा है एंड जर्मेनियम के लिए कम है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिलिकॉन का जो होता है ना, मैं एकदम ये बता दे रहा हूँ कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, बस वो रट लेते हैं, तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये जान के आप थोड़ी कोई साइंटिस्ट बन जाओगे, बट आपको मतलब पता होना चाहिए। सिलिकॉन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँ तो 2.8.4 होता है, वहीं अगर मैं जर्मेनियम के बारे में बात करूँ तो 2.8.18.4 होता है। पता है सिलिकॉन का अगर मैं साइज़ के बारे में बात करूँ तो जर्मेनियम का जो साइज़ है ना वो सिलिकॉन से ज़्यादा बड़ा होगा। एंड अब मैं केमिस्ट्री में एंट्री कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो जर्मेनियम का जो साइज़ जब बड़ा होगा ना, तो उसके जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा ना वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्यों, बिकॉज वो जो न्यूक्लियस में जो एक एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा जितना कि सिलिकॉन के केस में वो किया हुआ रहेगा। तो इसीलिए सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, मतलब मूवमेंट को कराना उसका आउटर मोस्ट से थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि नहीं। मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। हालांकि जर्मेनियम में क्या होता है, थोड़ा ईजी होता है। आप देख सकते हो इसमें 4 सेल है कि नहीं। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूँ, अगर न्यूक्लियस है तो देखो 1, 2, 3 एंड चौथा, है कि नहीं। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन में हम लोग मोशन की बात करते हैं, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन करवाते हैं। और सिलिकॉन में अगर मैं बात करूँ तो देखो ये छोटा है ना, तो जितना छोटा, जितना सामने रहेगा उतना इसमें पॉजिटिव चार्जेस है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो उसको होल्ड करके रखेगा ना। तो यही रीज़न होता है कि जो कटिंग वोल्टेज होता है सिलिकॉन का वो ज़्यादा होता है जर्मेनियम से। तो ये आपको पहले क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल गया कि क्यों ऐसा होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये था कि फिर भी हम लोग सिलिकॉन को क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप लेटेस्ट देखोगे तो जो भी क्वेश्चन आता है उसमें सिलिकॉन दिया रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं ना, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है। मैं क्या बोला, जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है। एंड यही वो रीज़न होता है जिसके वजह से पता है जो सिलिकॉन होता है ना, उसका जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है ना वो बहुत बेटर होता है। किससे? जर्मेनियम से।
थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है इस तरीके का कुछ होता है ना, तो उसका जो स्टेबिलिटी होता है ना जर्मेनियम से मच बेटर होता है। एंड मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मतलब एक सिलेबस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एंटायर जो कंटेंट है उसमें पता है क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर होता है, मैं क्या बोला, वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। आप उसमें टेम्परेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अब देखे होंगे कि जब हम लोग कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर हम बोले कि मशीन हो गया, उसमें हम लोग टेम्परेचर के बारे में देखते हो, कहीं भी बात करते हैं, इतना नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर इतना डोमिनेटिंग रोल प्ले नहीं करता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे कि टेम्परेचर जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा ह्यूज डिस्कशन बन जाता है अपने आप में। तो इसीलिए सिलिकॉन का जो स्टेबिलिटी जो होता है, थर्मल स्टेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा होता है जर्मेनियम से। स्टिल उसका कटिंग वोल्टेज ज़्यादा होने के बावजूद भी वी विल यूज द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वेरी ऑफन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो। तो मैं इस वीडियो को इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं एक चैप्टर खत्म होने से पहले मैं हर वीडियो में एक रिकैप करने का मतलब वो रखा हूँ, सो दैट एक अच्छा क्विक रिकैप हो जाए हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था आपका कंडक्टर इंसुलेटर की मतलब कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हमारे मटेरियल्स होते हैं, है कि नहीं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, हमने बेसिक से बात किया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली क्या होता है सेमीकंडक्टर। तो मैं पीरियोडिक टेबल में गया, फिर वहाँ से एलिमेंट को सेलेक्ट किया, सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर वहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि नहीं। उसके बाद से जब वो क्लियर हो गया, फिर हम आए जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या होता है पीएन जंक्शन, है कि नहीं। फिर हमने देखा कि किस तरीके से पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में काम करता है, किस तरीके से पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में काम करता है, हमने ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस में आए, पीएन जंक्शन के बाद में फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस देखा हम लोगों ने। देखा कि करंट का वैल्यू क्या होता है, डायोड लॉ देखा, शॉकली इक्वेशन देखा, तो सब कुछ हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। फिर हमने देखा कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड में हमने क्या देखा कि किस तरीके से एक डायोड को जब हम लोग न्यूमेरिकल्स में हम लोग किस तरीके से रिप्लेस करते हैं। जो भी डेटा दिया रहेगा, अगर कटिंग वोल्टेज दिया रहेगा तो हम लोग मेंशन, हम जो सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसमें मेंशन करेंगे। अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम लोग मेंशन करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग आइडियल कंसीडर करके चलेंगे। तो जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा हम लोग अकॉर्डिंगली उस तरीके से अपने सॉल्यूशंस के साथ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं नहीं चाहता कि किसी भी लेक्चर वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लेंथी करके बनाऊँ। सो मैं अपना रखूँगा कि 1 घंटे के आसपास में मैं चाहूँगा कि थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो मैं हर लेक्चर को ख़त्म करूँगा, ओके। सो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रहा। तो अगर हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड इन दैट लेक्चर वी विल गो अहेड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।